नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के ही हाथों में रहेगी, यानी राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालेंगे या कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होगा। इसे लेकर रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी, जबकि 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे तो फिर 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से पहले सवाल वही है कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कौन कौन करेगा, मुकाबला किस किस के बीच में होगा। वैसे अध्यक्ष पद के चुनाव में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है कि दिग्गी की एंट्री के बाद मुकाबला रोचक हो सकता है। दिग्विजय सिंह से पहले जो नेता मैदान में उतरे हैं वो शशि थरूर हैं। वहीं अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अब उम्मीद यही है कि मुकाबला दिग्विजय बनाम थरूर हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जीत किसकी होगी? अगर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी के भी अध्यक्ष बनने के कोई आसार दिख रहे हैं? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे कांग्रेस का कप्तान कौन है। तो लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 1.5 साल का समय शेष रह गया है। ऐसे में सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर तेज हो गया है। वार पलटवार, जुबानी जंग जोर पकड़ने लगी है। वैसे इन सब के बीच पार्टियां खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस की बात करें तो तकरीबन 2 दशक बाद उसे गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं हुए हैं। हालांकि उन्हें मनाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता अभी भी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन राहुल अपनी अलग राह पर चल रहे हैं। फिलहाल उनका फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर है, जो फिलहाल जारी है। हालांकि इस बीच अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से टक्कर शशि थरूर बनाम दिग्विजय सिंह होती दिख रही है। खैर, इन दोनों के अलावा भी मैदान में कोई और उतरेगा और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का कप्तान कौन? क्या बदलने वाली है कांग्रेस? कौन है सोनिया राहुल का सबसे करीबी? अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे कौन? क्या दिग्विजय सिंह संभालेंगे कांग्रेस की बागडोर या शशि थरूर होंगे कांग्रेस के कैप्टन? इस वक्त सभी की निगाहें देश के दिल्ली की राजनीति पर टिकी हुई हैं। बड़ी वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष के लिए होने वाला चुनाव, जिसकी रेस से कुछ दिग्गज तो बाहर हो गए, लेकिन कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह सबसे आगे हैं। पहले राहुल गांधी की ना, कमलनाथ की मना और फिर गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले अशोक गहलोत के इनकार ने अब दिग्विजय सिंह के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह और भी साफ कर दी है। तो मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब कल सुबह 11 बजे दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यदि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा। उनका राष्ट्रीय अनुभव है, राष्ट्रीय लीडर हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव ग्रामीण क्षेत्र तक का है और उस अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब कांग्रेस नेता जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस में राष्ट्राध्यक्ष को लेकर मचे घमासान और दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने की चर्चा पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा नेता कहते हैं कि जब कोई संगठन नहीं होगा, लोग नहीं मिलेंगे, तो परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी आएगा। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई। नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा।
अब जो देश के अंदर ये आवाज उठने लगी कांग्रेस अस्तित्व हो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई था, उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का भी दरबारी आएगा। अब भाजपा जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में अलग ही नजारा देखा जा रहा है। करीब 2.5 दशक बाद कांग्रेस में भले ही यह फैसला लिया जा रहा हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए यह राह कितनी आसान रहने वाली है, एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या अपने दिए बयानों पर हमेशा घिरे रहने वाले दिग्विजय सिंह को पार्टी की कमान मिलेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता पार्टी के जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं। अहिरवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हैं बिहार से हमारे साथ। त्रिपाठी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है इरिम रिजवी जी। रिजवी जी लखनऊ से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी हमारे साथ और स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हैं। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन जी, आपसे ही मध्य प्रदेश जैसा लग रहा है, अभी जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश को दूसरी बार, इसके पहले शंकर दयाल शर्मा रह चुके हैं, दूसरी बार मध्य प्रदेश को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना परिवर्तन होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांधी परिवार से अलग अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो क्या पार्टी आपकी एकजुट रह पाएगी? देखिए, एक प्रवक्ता के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि जनता को मैं ये भी बताऊं कि अभी 30 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, फिर नाम वापसी का जो समय है वो 8 तारीख को, और यदि कोई नाम वापसी होती है नहीं होती, और उसके बाद यदि इलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो आपने शेड्यूल बताया ही है। उसके बाद जो हमारे पीएलसी डेलीगेट्स हैं, यदि वे चुनाव करते हैं तो उसके बाद हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल जाएगा। लेकिन एक मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पर भी हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि यदि मध्य प्रदेश से हम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यदि हमारे बीच से ही कोई निकल करके कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो एक कार्यकर्ता के तौर पर हमें भी, मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पर हमें भी गर्व की अनुभूति हुई। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को आप देखिए, 10 साल तो वो मुख्यमंत्री रही। मध्य प्रदेश के तो गर्व की बात है आपको, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे है, कांग्रेस को मजबूती देनी है। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार से अलग जब कोई व्यक्ति बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कितने लोग एक हो पाएंगे? देखिए, एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे मेरी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सभी की ये इच्छा थी कि राहुल गांधी जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल फैलाया हुआ है, जिस तरीके का दुष्प्रचार किया हुआ है, शायद वो इस कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और जनता की आज की जो नई पीढ़ी है उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के करीब 90 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें से 4 केवल गांधी परिवार से रहे हैं। और आज फिर ये भारतीय जनता पार्टी, समय काल भी बता दीजिए साहब जी। आपने कहा जितने 90 अध्यक्ष हैं, 1800 से आपकी बात कर रहे हैं, 85 तो 4 सिर्फ गांधी परिवार के रहे हैं। इन गांधी परिवार का समय काल भी बता दीजिए कितना लंबा समय काल भी आपके सामने है, और 91 से 97 तक छोड़ करके लंबे समय तक जी। यदि 2 दशक आप कहते तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गांधी परिवार, आज भी हम लोग ये कार्यकर्ता के तौर पर मांग करते रहे और उस समय भी लोगों ने मांग की और उसके जो परिणाम रहे वो भी सकारात्मक ही रहे, जनता ने भी हमको आशीर्वाद दिया। तो हमने तो हमेशा इस बात का समर्थन किया कि गांधी परिवार से यदि हमको मजबूती मिलती है तो हम उस गांधी परिवार को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि त्याग भी उन्होंने किया और कांग्रेस पार्टी और देश के लिए काम भी उन्होंने वो किया है कि नरेंद्र मोदी जी आज उसको बेच करके अपनी सरकार का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन विषय पर आते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो आज इस बात पर भी हम पर टिप्पणियां कर रही है, वो ये तो बताए उनका कौन सा अध्यक्ष चुनाव से, मतलब जेपी नड्डा जी या यहाँ वीडी शर्मा जी कितने वोटों से वो जीत करके आए हैं? क्या वहाँ चुनाव होता है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? जो हमारे कंपटीशन में खड़े हैं और गांधी परिवार की कल तक ये बात करते, तो भारतीय जनता पार्टी का समय है कि नए विषय मुद्दे ढूंढ करके लाएं। गांधी परिवार पे खूब राजनीति कर ली, अब बात करनी होगी आपको आपने चुनाव की बात कर दी तो आपको मैं बता दूं, आपके इतिहास में सिर्फ 2 बार चुनाव हुए हैं। सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें केसरी जी के समर्थन में गांधी परिवार था, वो जीते। दूसरी बार सोनिया जी और जितेंद्र प्रसाद के बीच में हुआ। भाजपा में कितनी बार हुआ है? नहीं, भाजपा में इसके पहले चुनाव होते ही रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय आपके यहाँ टोटल इतिहास में 2 बार चुनाव हुआ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथी जरूर बताएं कितना कितना वोट मिला, कौन किसके सामने। हाँ, ये जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे भोपाल समेत के इनके 12 जिलों में अभी इसलिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि सामूहिक एक निर्णय नहीं आ पाया था। अभी छत्तीसगढ़ में वीडी सहाय जो हटाए गए हैं, उनके
जो अगले अध्यक्ष बने किसके लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को अब इस सब से हट करके लोकतंत्र पर और महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, विकास, सड़क, बिजली, पानी, इन सब विषयों पर जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएं अब आपकी रणनीति क्या है। कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष अब तक की जो स्थिति है गांधी परिवार से नहीं बन रहा है। अब आपको जनता के बेरोजगारी के विषयों पर जवाब देना पड़ेगा। अब आप केवल गांधी परिवार के, और गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के हमारे साथी बैठे हैं, गांधी परिवार को लेकर के आप ये तो बताइए कि ये मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये उसी गांधी परिवार से हैं क्या? क्या इनको 5 बार केंद्रीय मंत्री आपने बनाया? क्या इनको आप लोकसभा का टिकट देकर के बार बार सांसद बनाते हैं? इस गांधी परिवार का जो आप लोग मतलब यह है कि गांधी परिवार को इनको नहीं बनाना था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये गांधी परिवार पे आपत्ति लेते हैं, तो उसी गांधी परिवार से जब लोग आपकी पार्टी में आकर के सांसद और मंत्री बनते हैं तब आपको आपत्ति क्यों नहीं होती? इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए। चलिए वो दे देंगे, लेकिन जहां तक चुनाव की बात कही है तो आपके पूरे उसमें, और ये भी आपको मालूम है कि 78 से इंदिरा जी बनी हैं, लगातार बनी हैं। हालांकि उस समय टूट गई थी कांग्रेस यू हो गई थी, कांग्रेस आई हो गई थी। कामराज जी जो अध्यक्ष थे उनसे इंदिरा जी का किस तरह से विवाद चला, किस तरह से राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, और उन्होंने बिना अध्यक्ष को, बिना ये जो उनकी एक थी कामराज जी हो, निजलिंगप्पा हो, इन सब से अलग हटके इंदिरा जी ने कलह शुरू की थी कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष बनने की। तो ये आप भी जानते हैं 68 से लेकर लगातार वही अध्यक्ष बनी रही हैं। खैर जी, देखिए, पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है उसका काम होता है देश को चलाना, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका जिम्मेदारी होती है। तो इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री भी थी, अध्यक्ष भी थी, वही रही ना, तो उन्होंने दोनों जिम्मेदारी संभाली। जब जैसा समीकरण आया वैसा काम हुआ। लेकिन भारतीय जनता ये कांग्रेस पार्टी में विकल्प हमेशा, जैसे आज कोई आकर के चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, किसी को मना नहीं किया, पहले भी ये व्यवस्था थी। चलिए, ये तो इनकी अपनी व्यवस्था है। हालांकि आपने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप अध्यक्ष चुन रहे हैं। 140 करोड़ की जनता के बीच में सिर्फ 9000 लोग, सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल का पुराना इतिहास है जिसका, उसको अध्यक्ष चुनेंगे। चलिए गौरव जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप जी, आपकी आवाज आ रही है त्रिपाठी। चलिए, आपकी प्रक्रिया, आपके हाथ से एक बहुत बड़ा हथियार, जो चुनावी हथियार है कि एक ही परिवार की पार्टी, वो आपके हाथ से वो हथियार जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो मुद्दा नहीं रहा जो आप लोग हमेशा तोहमत लगाते रहे कि एक ही परिवार की पार्टी है कांग्रेस। त्रिपाठी जी, इसको बहुत आसानी से देश की जनता समझती है जी। ये देखिए, डायनेस्टिक व्यवस्था की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। चाहे कोई भी हो, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री क्यों न हो इस देश के, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाता कौन है ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है। आपने रिमोट कंट्रोल कहाँ देख लिया था? रिमोट कंट्रोल कहाँ देख लिया था? इसलिए नहीं, सोनिया जी के पास ही रिमोट कंट्रोल था और उन्होंने सरकार को चलाया 10 वर्षों तक। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। और आज जो ये कवायद चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की गांधी परिवार से अलग इतर हट करके, तो ये आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप वही हो सकती है जो जितना बढ़िया चाटुकार होगा गांधी परिवार का, क्योंकि बगैर उसका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसका वर्धस्त होगा वही कांग्रेस का अगला मुखिया होगा, वही चलाएगा। और आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार डिक्लाइन हो रही है। ठीक वही स्थिति अभी आपने कामराज जी का जिक्र किया। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी इतनी डिक्लाइन हो गई थी, इतनी नीचे चली गई थी। 62 के युद्ध के बाद चीन के साथ जब युद्ध हुआ, उस समय के कामराज ने इसकी छवि को ऊपर लाने के लिए किस तरीके से काम किया, और अंततः इंदिरा जी ने ही उन्हीं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आज देखिए क्या स्थिति है। पिछले 2014 के आंकड़े को अगर हम देखें आज 2022 में, तो लगभग 49 इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें से 39 में 39 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से गिर चुकी है, मुंह की खा चुकी है, हार चुकी है। और रही इन लोगों की जहां तक इंटरनल, लेकिन ये भी मत भूलिए साहब गौरव जी, निश्चित तौर पे समय होता है। आपने कहा कि मुंह की खा चुकी 39 साल, तो मैं भी आपको गिना देता हूं। 1947 के बाद कुल 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बनी है, 4 में समर्थन के साथ बनी है। मैंने 16 में से 10 बार कांग्रेस बनी है केंद्र में। त्रिपाठी जी 17 चुनाव हुए हैं, 7 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई, 3 कोलिशन के साथ बनाई। लेकिन आज क्या अवस्था है कांग्रेस पार्टी की आप देख सकते हो। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, उनका डायनेस्टिक मानसिकता, वंशवादी मानसिकता। और वंशवादी मानसिकता इस देश को खोखला करती हुई चली आई। आज ये बिजली, पानी और सड़क की बात कर रहे हैं, 70 साल तक क्या कर रहे थे ये?
कौन से बिजली पानी और सड़क की बात कर रहे थे? सबसे लंबे समय तक शासन में रहे और आज भी एक ही गाना गा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी मनोदशा क्या है। आज भी रिकॉर्ड वहीं पर जाकर के अटका हुआ है जहां पे पिछले 70 वर्ष पहले से शुरुआत। पारिवारिक मानसिकता तो अब जा रही है ना, वही तो मैंने आपसे सवाल किया है कि आप जो आरोप लगाते रहे वो मानसिकता जा रही है। नहीं, वो जाएगी नहीं। आप देखिएगा अभी भी वही स्थिति रहेगी। आप किसी को भी, चाहे दिग्विजय सिंह जी कोई बना ले, ये शशि थरूर को बना ले या जिसको भी बना ले, XYZ को, लेकिन वो पपेट ही रहेगा गांधी परिवार का। बगैर उसके इनका सर्वाइवल ही नहीं है। आप देखिएगा, आप इसी पर बहस करिएगा और इस पर भी हम लोग बहस करेंगे और बताएंगे कितना क्लोज संबंध का गांधी परिवार से नए आने वाले अध्यक्ष का होगा। तो खैर वो उनका अंदरूनी मामला है। पार्टी में तो अध्यक्ष के सभी क्लोज संबंध रहेंगे, सभी के पार्टी में तो सभी के क्लोज संबंध रहेंगे। बिल्कुल एक स्पष्ट संकेत और दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी फूट, बड़ा टुकड़ा एक और अलग होने वाला है। उस दिशा में भी कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। आप देखिए पिछले कई वर्षों में आप देखिए बड़े बड़े कदावर नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। तो आने वाली स्थिति उसी तरफ इंगित कर रही है और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जबकि राजस्थान में भी एक बड़े पैमाने पर स्प्लिट होना अवश्यंभावी है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो संविधान में है वो अध्यक्ष के पास सारे पावर है। आपने नरसिंहा राव, देखिए सोनिया जी की एंट्री होती है, लेकिन नरसिंहा राव जब अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी थे, तो कितने पावर में थे, किसी की एंट्री नहीं होने दिए। सीताराम केसरी और नरसिंहा राव का किस्सा भी आपको मालूम होगा। जैसे ही सीताराम केसरी बनते हैं, नरसिंहा राव के ही बदौलत बनते हैं और वो उन्हीं का पत्ता काट देते हैं। तो अध्यक्ष एक बार कोई अगर बनेगा तो उसके पास ऐसा नहीं है कि वो गांधी परिवार के रिमोट से ही चलेगा, उसके पास सारे पावर हैं। आप संविधान में देख लीजिएगा। खैर जेडीयू क्या समझती है? अध्यक्ष होते हुए सीताराम केसरी को किस तरीके से उठा के फेंका गया, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, लोग जानते हैं त्रिपाठी जी। जी वो तो फेंका गया है, लेकिन केसरी जी ने नरसिंहा राव के साथ किस तरह बर्ताव किया था ये भी आपसे छुपा नहीं होगा। जी हमारे साथ जेडीयू नेता है के त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। ऐसी स्थिति में आपको जेडीयू, जैसा कि माना जा रहा है कि विपक्ष एक होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, उसमें निषीद जी का भी एक नाम आ रहा है सामने और प्रमुख रूप से आ रहा है। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपके साथ मिलेगी या आप कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे अब गांधी परिवार अलग हो रहा? तो देखिए त्रिपाठी जी, जो शुरुआत बिहार से हुआ है, माननीय नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय रहा 9 अगस्त में। जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की धरती में जब जब करवट है तब तक सत्ता को बदलाव आया। एक पहला परिवर्तन जो गांधी जी ने चंपारण से किया था, जी, दूसरा परिवर्तन जेपी ने किया, जी, गांधी मैदान से, और इस बार नीतीश कुमार ने जिस परिवर्तन के लिए अपना बीड़ा उठाया है वो पूरे देश के तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको मिला करके एक मंच पे लाना चाहते हैं। और उन्होंने पहले ही उसमें अपने भाषण में कहा है कि जो 14 में रहे तो 24 में नहीं आना है। जी, ये एक बड़ा सवाल है जो देश में मंथन चल रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस को अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। दूसरा सवाल ये है कि हमारे माननीय प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप एक लाइन में कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकते। इस देश की अगर किसी ने, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसे आप कहते हैं साइंटिफिक फील्ड में जो आज हम इतने दुनिया में छाए हुए हैं, वो नेहरू जी का है। नेहरू जी को मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश का अगर किसी ने कुछ बढ़िया काम किया है तो जवाहरलाल नेहरू तो आप बाहर नहीं कर सकते, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे बड़े बड़े बांधों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे। लेकिन त्रिपाठी जी उस समय की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत अंतर आ गया है। नहीं, देखिए मैं अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस विषय पे जिस विषय पे आप जानना चाहते हैं। अब आइए, आपने जो कहा उनकी कांग्रेस पार्टी में कौन बनेगा, ये मेरा अपना मानना है कि उस परिवार के इतिहास को तो कोई भुला नहीं सकता है। कितनी बार माननीय मोदी जी कहें, प्रधानमंत्री जी कहें,
जेपी नड्डा जी कहें, लेकिन कांग्रेस का जो सिद्धांत, जो कांग्रेस ने मुल्क के लिए काम किया है, जो आजादी की लड़ाई में जो काम कांग्रेस ने अपना रोल अदा किया, वो शायद किसी पार्टी के पास कुछ है नहीं। आजादी की लड़ाई में गांधी जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ है, कितनी कुर्बानियां इस देश ने दी है, उसमें कुछ कांग्रेस का बहुत बड़ा अहम रोल है। उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन हम उनके रोल को हटा नहीं सकते इस देश में। लेकिन त्रिपाठी जी, हमारा सवाल कुछ और है। कांग्रेस का महत्व है, सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा भी कि 10 बार तो उनकी सरकार रही है, बहुमत के साथ रही है, समाज समर्थकों के साथ रही है। लेकिन अब की स्थिति में अगर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बने, दूसरे कोई अध्यक्ष बनते हैं, तो उसमें जनता दल यूनाइटेड का कितना रोल रहेगा? जनता दल यूनाइटेड के लिए मुफीद रहेगा या नहीं रहेगा? हमारा सवाल ये है। देखिए जनता दल का मुफीद तो हमारा इसलिए रहेगा कि हमने ये तो निश्चित कर लिया है कि विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और हमारे माननीय नीतीश जी ने कहा है कि कांग्रेस की उसमें अहम भूमिका होगी, क्योंकि विपक्ष में तो उन्हीं की पार्टी पूरे देश में उनके कार्यकर्ता हैं। उनको अलग करके कोई विपक्ष की बहुत बड़ा रोल नहीं अदा किया जा सकता है। इसमें थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। और मेन फ्रंट बनाने के सवाल पे हम ये चाहते हैं कि देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है, जब तक उसमें संगठन का चुनाव नहीं होगा तब तक उससे धारदार संगठन बनता नहीं है। ये मेरा मानना है। और मैं तो चाहता हूं, जेडीयू में चुनाव हो रहे हैं, जेडीयू में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके सामने बैठे हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके यहाँ चुनाव तो कभी हुए नहीं। कांग्रेस में तो चुनाव हुआ है और बड़े बड़े लोगों से चुनाव हुआ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इनके यहाँ तो चुनाव सर्वसम्मत से कर दिया जाता है, एक लाइन का प्रस्ताव हो जाता है। कभी इनके यहाँ चुनाव आजादी के 47 से लेके आज तक हुआ तो बताएं। जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है कि नहीं त्रिपाठी जी? बड़ा मुद्दा है। जेडीयू में हो रहा है चुनाव कि नहीं? अगर गांधी परिवार से त्रिपाठी जी अध्यक्ष बना रहा है कांग्रेस, त्रिपाठी जी बहुत बड़ी बात है, वो हमारे सबके लिए मुफीद होगा। क्योंकि एक मुद्दा जो माननीय देश के त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो मुद्दा वहां से गायब हो जाए। परिवारवाद। अरे त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सवाल नहीं होगा। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। तो थोड़ा हमारा भी सवाल सुन लिया करिए। जेडीयू में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं संगठन के? जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। हमारे यहाँ मेंबरशिप चल रही है। हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, शरद यादव ने चुनाव हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव हुआ जी। हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। चलिए, आपने विपक्ष, प्रदेश स्तर पे भी चुनाव होता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी चुनाव होता है। चलिए, ऐसा कहीं नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र शरद यादव जी और जॉर्ज फर्नांडिस का चुनाव अभी जल्दी हुआ। चलिए, निश्चित तौर पे आपने कहा विपक्ष को एक करना है। अब हालांकि मैंने आपसे सवाल ये नहीं कहा कि ममता जी माइनस कांग्रेस विपक्ष को एक करने की बात कर रही हैं। इरिम जी क्या सोचती हैं? इरिम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। इरिम जी, जिस तरह से हालांकि अभी ये नहीं कहा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, बिहार पटना से बैठे हुए हैं हमारे साथ है पैनल में। उनका कहना है कि विपक्ष एक होगा। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह होगी कि केजरीवाल जी नेता होंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, कि ममता जी होंगी, कि नीतीश जी होंगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज सवाल यह है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस कोई अध्यक्ष देने जा रही है, ऐसा लग रहा सामने। दिग्विजय सिंह अध्यक्ष हो सकते हैं, या शशि थरूर हो सकते हैं, या हो सकता है कल और 1-2 नामांकन हो। ऐसी स्थिति में आपका समर्थन कांग्रेस को कितना होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव को 6 महीने हो गए, अभी तक इनके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कांग्रेस भूरी हो चुकी है, कांग्रेस एक खंडहर मकान की तरह है जी, और कांग्रेस एकदम जर्जर हो गई है, वेंटिलेटर पे चली गई है। जी जी, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं आप? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए? जी जी। तो अब उसके बाद उसमें जो नाम आ रहे हैं
मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन जो भी नाम है जैसे शशि थरूर, उनके बारे में जनता भी जानती है, आप भी बखूबी जानते हैं जी। दिग्विजय सिंह, उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताना है। तो ऐसे गंभीर थोड़ा नाम बता आ रहे हैं, दीजिए, आप भी दिग्विजय सिंह जानते- जी के बारे में बता दीजिए, क्या गड़बड़ है? नहीं, मैं किसी के को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपने कहा, ये तो एक सवाल खड़ा कर दिया कि उनके बारे में क्या बताएं, उनके बारे में क्या बताना आपको? नहीं, मैंने बोला आपसे कि शशि थरूर जी, जिनके बारे में आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, मैं व्यक्तिगत किसी को टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बार बार इस बात को कह रही हूँ, लेकिन अध्यक्ष की बात कर रही हूँ कि अध्यक्ष पद एक गंभीर पद होता है, एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे जगह पर ऐसे नाम आ रहे हैं और कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे पास अध्यक्ष के लिए लाइन लगी हुई है, तो ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है कांग्रेस के लिए। जी जी, इरम जी। तो जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही। जी, तो पूरी तरह से कांग्रेस फेल है और कांग्रेस वेंटिलेटर पर जा चुकी है। ऐसे में विपक्ष कैसे एक हो पाएगा? आपकी राय अलग है, जेडीयू की राय अलग है, कांग्रेस की राय अलग है, तो बीजेपी को मुकाबला कैसे 2024 में देंगे? देखिए, कांग्रेस तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी विशाल पार्टी बीजेपी है, जिसके सामने कांग्रेस ने अपना घुटना टेक दिया है। अब उसके सामने एक ही, जनता के सामने एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, आम आदमी पार्टी नौजवानों की बात करती है, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा पे काम करती है, आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने की बात करती है, आम आदमी पार्टी इरम जी, इरम जी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है। आप 2 राज्यों में सिमटे हुए हैं, दिल्ली केंद्र शासित माने 1.5 राज्य कह सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप पूरे दिल्ली की बात करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में जो है उसको आप कह रहे हैं कि विकल्प बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी अकेले हो जाएगी। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। इतनी पुरानी पार्टी जो कि अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बूढ़ी हो गई है जी। और नौजवानों की तरह उभर कर आने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, यानी जी, जिसमें बहुत ही कम समय में, बहुत, 1 मिनट मेरा सवाल पूरा होने जवाब पूरा हो जाने दीजिए। जी बोलिए। जिसने बहुत ही कम समय में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, गुजरात जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में हर जगह एक मजबूत संगठन है आम आदमी पार्टी का। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसका वो भी बता दूं कि इनके पास एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे और हमने 8 अध्यक्ष दिए हैं। जी, चलिए, बात पूरी हो गई आपकी? जी जी। तो अग्निहोत्री जी, सवाल यहाँ उठ रहा है, एक तो हमें चिंता इस बात की है, मिथुन जी से फिर एक बार वही सवाल करूंगा कि बिना गांधी परिवार के अभी G23 बना, सब बना, जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ टूटने की यात्रा अभी गौरव जी ने संकेत भी किया है कि एक बड़ा धड़ा टूटने जा रहा है। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार के बिना कोई दूसरा बाहरी अध्यक्ष बनता है। हालांकि दिग्विजय जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 1998 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, ऐसा लग रहा था बीजेपी सरकार बनाएगी ही, उसके बाद भी उन्होंने मैनेजमेंट के जरिए वो प्याज का मुद्दा लेकर के उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। मैनेजमेंट के मामले में मास्टर हैं वो। क्या आपको लगता है कि विपक्ष में एका करा पाएंगे वो, और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका क्या फर्क पड़ेगा? यदि कोई सोचता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बना करके काम करने जा रही है, तो ऐसा नहीं है जी। गांधी परिवार का पूरा उस पर नियंत्रण होगा, ऐसा नहीं है जी। और देखने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए परिवारवाद को लेकर के, हालांकि उन्होंने केवल कांग्रेस को लेकर के नहीं कहा, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, वो भी नितांत परिवारवाद पे ही केंद्रित है। तो उसको लेकर के जब आक्रमण बहुत तेज हो गया प्रधानमंत्री का, तब ये स्थिति हुई और राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। 2019 के चुनाव के बाद जब उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया अध्यक्ष पद से, उसके बाद भी जब सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष है, तो निर्णय तो सारे राहुल जी ही ले रहे थे जी। ऐसा नहीं कि राहुल जी निर्णय नहीं ले रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उनके ऊपर थी।
वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं थे। तो अब अशोक गहलोत जी के साथ जो भी एक राजस्थान का जो ड्रामा हुआ और जो सारी परिस्थितियां बनी, और माना जाता था कि अशोक गहलोत जी सोनिया जी के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए उनको ही बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी ड्रामेटिक जो बदलाव जो राजस्थान के कारण राष्ट्रीय राजनीति में आया, उसके बाद मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को आगे किया गया है। और शशि थरूर जी जो उनके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, तो चुनाव तो होगा। वैसे मिथुन जी कह रहे थे कि यदि एक ही व्यक्ति उम्मीदवार रहा तो फिर चुनाव नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 और 2 से ज़्यादा अभी उम्मीदवारी होने जा रही है, क्योंकि पवन बंसल जी ने जो एक पर्चा खरीदा है उस पर भी कोई ना कोई अभी मैदान में उतरेगा। लेकिन जो सारी परिस्थितियां समझ में आ रही हैं और दिग्विजय सिंह जी का जो पॉलिटिकल ऑरा है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने जिस तरह से काम किया है, राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहकर भी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय जब पिछली बार जब वो मैदान में उतरे थे तो काफ़ी उन्होंने माइलेज हासिल किया। और दिग्विजय सिंह को जितना अच्छा मैनेजमेंट उनका पॉलिटिकल माना जाता है, जब उमा भारती जीती थी उसके पहले जो चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैंने गोगली फेंक दी है, तो उस रात को बड़ा हड़कंप मच गया था कि अगले दिन इलेक्शन होने जा रहा था, कि उन्होंने न जाने क्या कर दिया है जिसके कारण कांग्रेस जो है तीसरे बार फिर से सरकार बनाने जा रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी उनका जो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है, जो रणनीति वो तैयार करते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। और पूरे देश में उनके संपर्क हैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी पॉलिटिकल संपर्क है, लोगों से संपर्क है, जनता से। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, तो काफ़ी कुछ बदलाव वो ला सकते हैं। और ये तो समय बताएगा कि वो कितने रबर स्टैम्प गांधी परिवार के रहते हैं या नहीं रहते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले कहा था चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं 1998 के बाद, इसलिए हड़कंप मच गया था 2000। मुक्ता जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2024 में कोई अमूलचूल परिवर्तन हो जाए तो अलग बात है या ना हो, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, दूसरी बार होगा ये पूरे इतिहास में 135 साल में कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, तो कांग्रेस में यहाँ एक तरह से करंट आ जाएगा, माने बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी और आसान हो जाएगी, जैसे दिग्विजय सिंह कुमार जी ने कह रखा कि बंटाधार है मिस्टर बंटाधार। तो ये छवि मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभावित करेगी विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर का? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अगर आपको याद हो 2018 के समय जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय अहम जिम्मेदारी दी थी कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को। समन्वय का उन्होंने काम किया था, काफी अच्छा भी किया था। लेकिन कई बार उन्होंने ये बोला है ऑन कैमरा, दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया था कि उनके पोस्टर्स में उनके चित्र नहीं होने चाहिए, उनको आगे नहीं आना चाहिए, उनको आगे नहीं लाए पार्टी, क्योंकि उनके कारण जो है वोट कटते हैं। खुल के उन्होंने ये बात को स्वीकारा था। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपको भी ध्यान होगा कि बीजेपी के नेता वो प्रफुल्लित हो जाते हैं जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम आता है। दिग्विजय सिंह का नाम आता है और वो बयानबाजी शुरू हो जाती है, और एक तरह से उससे जो है पूरा अटेंशन पूरा आ जाता है। मतलब जी बड़े दुखी हो रहे हैं आपके उससे नहीं, ये बट ये मैं जो ये स्टेट कर रही हूँ ये फैक्ट्स है, दुखी होने वाली बात नहीं है। दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं, उन्होंने 2018 का जब विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने पोस्टर बैनर्स में अपने फोटो नहीं लगने दिए, वो बहुत पीछे रहे, बैक सीट पे रहे, हालांकि वो समन्वय का काम करते रहे। और उसके बाद वो खुद कई बार स्वीकार कर चुके हैं ऑन कैमरा कि भाई मेरे आने से या मेरे सामने आने से जो है वो कांग्रेस को नुकसान होता है, वोट कट जाता है। और जिस तरह से बीजेपी जो है उत्साहित होती है, बीजेपी के जितने नेता उत्साहित हो जाते हैं जब दिग्विजय सिंह बयान देते हैं, तत्काल जो है बयानों की झड़ी लग जाती है बीजेपी की तरफ से, और जिस तरह से अटैक मोड पे आ जाती है बीजेपी। और बीजेपी हर वक्त ये कहती है कि दिग्विजय सिंह को तो आप लोग आगे कीजिए, बीजेपी को फायदा होगा। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो अगर इस तरह का जो बात अभी तक हम लोग देखते आए हैं, तो अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो इससे कितना फायदा होता है कांग्रेस को या बीजेपी को फायदा होता आने वाले, क्योंकि तो आपको क्या लगता है बीजेपी को मध्य प्रदेश फायदा होगा कांग्रेस को?
जी, कांग्रेस में देखिए ऊर्जा तो आएगी, डेफिनेटली ऊर्जा आएगी, मध्य प्रदेश में भी ऊर्जा आएगी। और जिस तरह से कमलनाथ लगातार जो हैं वो इस बात पे वो भी अडिग हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। अगला चुनाव वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लगातार वो जो है वो सर्वेस करा रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, बहुत सीरियस उन्होंने कांग्रेस को जो है वो बूथ लेवल पे भी जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो बार बार लगातार जो है कांग्रेस में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो एक बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन उससे क्या फायदा उठा पाती है कांग्रेस मध्य प्रदेश में या बीजेपी, ये एक बहुत अहम सवाल है। जी, आप ये मानेंगी कि जी, अशोक गहलोत जी की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह जी ज्यादा लोकप्रिय हैं और ज्यादा लोगों में पहचाने जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब वो 10 साल का उन्होंने संन्यास लिया था मध्य प्रदेश से और वो कोई पोस्ट उन्होंने कांग्रेस की नहीं लिया था और दिल्ली में थे, तो ये तो मैंने भी देखा है कि पूरे वक्त वो उनके पीछे मीडिया लगी रहती थी, रोज उनसे बाइट्स होते थे, इंटरव्यूज होते, तो वो बहुत मीडिया फ्रेंडली होने के साथ साथ वो उनका जो चेहरा है बहुत वो है व्यवहार कुशल, वो है ही, सबके साथ मिलनसार हैं ही। लेकिन क्या लेकिन उसका फायदा हो पाता है या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है कि उसका फायदा बीजेपी लेगी मध्य प्रदेश में 2024 में कि कांग्रेस को नुकसान होगा, ये देखने वाला सवाल है। और जहां तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का है तो ये तो जाहिर तौर पे बात है कि वो एक रबर स्टैंप ही हैं गांधी परिवार के। देखिए, लेकिन एक बात आप लोग भूल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की जो खूबी है वो मिथुन जी भी जानेंगे कि जब 114 सीट पे कांग्रेस सिमट गई थी, 109 बीजेपी आई थी, तो कम से कम 7 से 8 सीट ऐसी थी जो दिग्विजय सिंह की बदौलत जीती, क्योंकि वहां कांग्रेस के बागी खड़ी हो रहे थे। इंदौर 1 की सीट ले लीजिए, भोपाल यहाँ पीसी शर्मा की सीट ले लीजिए, संजीव सक्सेना को बिठाया, ऐसे 7 या 8 लोगों को दिग्विजय सिंह ने उनके घर जाके बिठाया और वो सारे जीत के आए, जिसके कारण 114 पहुंचे और सरकार बनी। मिथुन जी आपके पास आएंगे, लेकिन त्रिपाठी से एक सवाल कर लेते हैं। त्रिपाठी जी थोड़ा संक्षेप उत्तर चाहेंगे। अभी आप विपक्षी एकता की बात कर रही थी, इरम जी की जो सोच है, आम आदमी पार्टी की जो सोच है और जो उनका वक्तव्य है वो आपने सुन लिया होगा। इन स्थितियों में एक तरफ कांग्रेस और सबको मिला के आप बात कर रहे हैं और एक तरफ इधर इरम जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई, खत्म हो गई है, बिना कांग्रेस विपक्ष एकता हो नहीं सकती, ये आपका कहना है? देखिए, इरम जी का हम सम्मान करते हैं जी, इरम जी की बातों से हम सहमति नहीं रखते हैं जी, क्योंकि देश में किसी भी गली मोहल्ले में भी अगर आप जाएं तो कांग्रेस को लोग भली प्रकार से जानते हैं और इनको खारिज कर देना क्योंकि एक पार्टी की है तो उनको कहना भी चाहिए, लेकिन देश तो नहीं मानेगा ना। लेकिन आप भी तो जेडीयू से हैं, देश के तमाम लोग नहीं मानेंगे, आप भी जेडीयू से हैं। देश में पिछले चुनाव में मैं इरम जी से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस 200 सीटों पर नेक टू नेक फाइट भाजपा के साथ थी। ये कम से कम उसको आप खारिज मत करिए। जी। तो आपने भी चुनाव लड़ा था बनारस में, उसका हश्र क्या हुआ? जी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, इमर्जिंग पार्टी है, किसी पार्टी की विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा तो काम ये है जनता दल यूनाइटेड का, माननीय नीतीश कुमार का काम तो ये है कि सभी लोगों को, विपक्ष के सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम भाजपा से मुकाबला करके उनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता एक बनाना चाहते हैं और उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है। 10 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला था, आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि आप पार्टी दिल्ली में आ गई, पंजाब में आ गई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे नेता जाकर के अरविंद जी से भी मिल चुके हैं और मिलने के बाद उनसे चर्चा भी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं, कल अगर कोई चीज बनेगी देश में विपक्ष की एकता, तो उसमें उनका भी, अरविंद का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो दिल्ली के हैं, उनका भी रोल अहम भूमिका है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। हमारा भी वही है, सत्ता से बाहर करना, सपा का मतलब वही है, अन्य दलों के जितने भी। लेकिन त्रिपाठी जी, एक यहाँ संशय है, आम जनता ये पूछना चाह रही है कि नीतीश जी कब
पाला बदल दें, कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़के सरकार बना लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, फिर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गिरा देते हैं, फिर अभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। त्रिपाठी जी, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में सबने ये सब काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी के साथ समझौता कर सकती है तो क्या क्या हो सकता है। तो इसको अगर नीतीश कुमार पे परिस्थितियां बनाती है, भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, परिस्थितियां बनाती है और कोई अछूत नहीं होता। जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत पहले कहा था, क्योंकि पूरी समाजवाद के बड़े पुरोधा इस मुल्क में रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि तीन ही समाजवादी को मैं जानता हूं, नंबर 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। तो अगर ये देखा जाए तो जो बहुत पहले ही कहा है कि कोई अछूत नहीं भारतीय राजनीति में, इसलिए कब कहां चला जाए। हम तो एक ऐसी जगह आ गए हैं कि जो एक जेपी के आंदोलन से लालू प्रसाद भी निकले हैं और जेपी के आंदोलन से माननीय नीतीश कुमार भी निकले हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी उनकी केमिस्ट्री ज्यादा मिलती है बनिस्बत इनके। हमने इनसे जो समझौता किया जाता है पार्टी जी, मुझे याद है 96 में, क्योंकि मैं समता पार्टी का फाउंडर रहा हूँ, जाट साहब ने कहा था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से 3 मुद्दे को बाहर कर दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको समर्थन देंगे। नंबर 1 370 धारा को हटा दीजिए, दूसरा कॉमन सिविल कोड को हटा दीजिए और दूसरा राम मंदिर हटा दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो जनता के मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई देश में लड़ना चाहते हैं और उससे निजात दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। उसके बाद 24 पार्टियों को ला करके वो सरकार चली और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने संयोजक विराजक का बनाया। तो ऐसा नहीं है, ये प्रयोग है और ये प्रयोग भारतीय राजनीति में गठबंधन का प्रयोग तो लाजमी है। और गठबंधन जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को धोखा दे करके उनको बाहर करने लगी, उससे सबसे आज उनके साथ एक संकट तो आएगा ही। चाहे वो महाराष्ट्र को देख लीजिए, चाहे वो पंजाब को देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ धोखा किया। हमारे साथ धोखा होने जा रहा था त्रिपाठी जी, हम तो समझ गए थे। लेकिन महाराष्ट्र पंजाब की आप बात कही, जो सहयोगी है ना वो कहाँ पहुंच गए हैं? के धर्म को तोड़ने के तहत उस गठबंधन त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, पूरा भोका जा रहा था पीठ में, उससे अरे त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए, अभी और भी हमारे साथ वक्ता है। आपने सहयोगियों को धोखा की बात की, तो शिवसेना का क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल का क्या हुआ, ये जरा आपके लिए भी गंभीर मुद्दा है सोचने के लिए। 43 सीटें लेकर के आपके मुख्यमंत्री बनते हैं और 73 सीट वाला नहीं बनता है। हमारे लिए त्रिपाठी जी गंभीर मुद्दा बिल्कुल नहीं है, हम बड़े कंफर्टेबल में हैं। चलिए त्रिपाठी जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी आपको रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ मिथुन जी है। मिथुन जी, आपने देखा कांग्रेस का एक, हालांकि त्रिपाठी जी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का सभी जानते हैं, अगर भाजपा के बाद इस समय सबसे बड़ी पार्टी कोई है, चाहे सांसद की गिनती के रूप में ले लीजिए या हर पूरे देश में अपना जो कांग्रेस का अपना संगठन है उसको ले लीजिए, लेकिन फिर भी गांधी परिवार के बिना दिग्विजय सिंह जी रबर स्टैंप साबित होंगे क्या, ये ऐसा विपक्षियों का सोचना है। देखिए, इनको हर व्यक्ति रबर स्टैंप ही समझ में आता है, लेकिन जब अमित शाह जी जेपी नड्डा को हाथ पकड़ के साइड कर देते हैं तब इनको रबर स्टैंप समझ में नहीं आता। उसके वीडियो भी मौजूद है, मैं अपने भाजपा के साथी के लिए फिर से एक बार जारी कर दूंगा। बात दरअसल ये है कि ये जो चाटुकारिता है भारतीय जनता पार्टी की अपने नेताओं के प्रति और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की जो इनकी रेस है, ये इसमें अपने पुराने नेताओं को भी लपेटे में ले लेते। याद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि 2014 के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब इनको स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी। ये इनका चरित्र है भाजपाइयों का। कैसे भारतीय कहने में? 2014 के पहले स्वयं को भारतीय कहने में नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती थी। उनका ये बयान है, उनका ये एक भाषण है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल उससे पहले प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनको शर्म आती होगी उस समय स्वयं को भारतीय कहना। ये इनका शासन रहा है, ये इसका शासन को ये सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हुए ये कह रहे हैं कि साहब 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। 2 दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की लड़की, उसको लोगों ने रेप कर दिया, 2 किलोमीटर उसे निर्वस्त्र अवस्था में चलना पड़ा। ये आपका शासनकाल है। इस शासनकाल पे आप खुश हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन कहाँ है आपका?
भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है ये इनका शासन है। इस बात पर इनको गर्व की अनुभूति होती हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हमने देखा ही है। आज भारतीय जनता पार्टी में देश के बेरोजगारों के प्रति केवल 2 विकल्प छोड़े हैं, या तो आप आत्मनिर्भर बनिए या आप बन जाइए अग्निवीर। यही बचा अगर आप पकौड़े तलना नहीं चाहते। तो जब इस तरीके का शासनकाल है, महंगाई पे प्रश्न करिए तो कहते हैं कि साहब वो क्या है कि यदि प्याज महंगी हो गई है तो मैं तो खाती नहीं हूं। ये हमारा जवाब है महंगाई के प्रति। दुनिया भर में भारत की साख कम हो रही है, दुनिया भर के अखबार हमारे बारे में लिख रहे हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। गांधी परिवार आज, इनके यही प्रश्न थे ना, गांधी परिवार से आपको आपत्ति थी, गांधी परिवार आज कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। अब ये बोलेंगे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हम छोड़ के गए थे, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम 3री अर्थव्यवस्था थे। आज वापस जब ये उसको नीचे गिराने के बाद 5वें नंबर पे ले आए तो इसको बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं। जहां हम छोड़ के गए थे उससे 4थे नंबर पे तो ले आए। यहां आपके एक प्रसिद्ध उद्योगपति, आपके जिनके रिमोट कंट्रोल से आप लोग चलते हैं, वो जरूर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की पोस्ट तक पहुंच गए थे। ये आप कर रहे हैं क्योंकि आप देश के पूरे संसाधनों को बेच रहे हैं और उनके कब्जे में दे रहे हैं। आज इस युवा के प्रति जो रोजगार की उसके पास व्यवस्था हुई थी, सब कुछ आपने खत्म कर दिया। गांधी परिवार को लेकर के मैं बोलता हूं, गांधी परिवार पे आप कब बोलना बंद करेंगे? जब गांधी परिवार की बात थी आप कहते थे साहब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, फिर आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, अब बन रहा है। पहले भी रहे, लेकिन अब आप कहेंगे कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। गांधी परिवार विदेश चले जाएगा तो कहेंगे साहब ये विदेश से चलाते हैं। गांधी परिवार अगर उसका कोई सदस्य खत्म भी हो जाए तो भी नेहरू जी की इन्होंने बुराई करने से कभी अपने आप को रोका। तो ये इस चरित्र के लोग हैं, इनके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। ये कांग्रेस पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, विकास के जो दावे हैं उसके प्रति इनका जवाब नहीं है। दूसरी बात, 1968 के बाद से गांधी परिवार ही रहा है। मानने की बात छोड़ दें, जब सोनिया जी ने मना कर दिया था कि हम नहीं बनना चाहते, राजनीति में नहीं आना चाहते, तब नरसिंह राव बने। 1968 से अभी तक गांधी परिवार जब चाहा है तब अध्यक्ष रहा है। देखिए त्रिपाठी साहब, गांधी परिवार जब चाहे तब नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने यदि ये प्रस्ताव पारित किया कि उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और जिसने लड़ना चाहे वो लड़ा भी, और आज भी वही व्यवस्था है। यदि गांधी परिवार नॉमिनेशन करता और कोई व्यक्ति चुनाव नहीं करता, लेकिन आज की पीढ़ी सब कुछ देख रही है। वो ये देख रही है कि हमारे जो विकल्प में जो लोग हुआ करते थे, वो गांधी परिवार को लेकर के जो प्रश्न उठाया करते थे, उनकी खुद की पार्टी में क्या हो रहा है। हमारे भाजपा के साथी ने बिल्कुल नहीं बताया कि जेपी नड्डा कितने वोटर्स, अभी उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पूछिए इनसे ये किस चुनाव के, किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। हमारा तो जो एक हमारी आम आदमी पार्टी की भी साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि साहब बूढ़ी पार्टी हो गई, बूढ़ों का ये थोड़ी सम्मान करते हैं। इनके मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। बूढ़ों बुजुर्गों के प्रति इनकी क्या भावना है वो जरा लोग सुन लें। हाँ, बच्चों का ये बड़ा सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा के आए थे कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। ये इनका बूढ़ों और बच्चों के प्रति सम्मान है। काम इतना अच्छा किया कि 2 राज्य, दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। ये इनका किया हुआ काम है। इतने कम समय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर लेना। 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए साहब, 8 बार अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए होंगे। तो ये इनका चरित्र है। उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में 8 ये क्या अचीवमेंट है इनका? राष्ट्रीय, इनका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है और इतने कम समय में आपने 8 बना दिए। मतलब कोई भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा, एक का भी कार्यकाल आप पूरा नहीं करवा पाए। ये इनकी सच्चाई है। जब इनको काम करने की बात आती है तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। इनकी केवल एक ही पॉलिटिक्स है कि क्रिटिसाइज करना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को गाली देगी। अभी हमारी आपकी प्रवक्ता, उन्होंने एक सेंटेंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। जाहिर सी बात है, गुजरात में भी सौराष्ट्र जैसे कांग्रेस के मजबूत इलाकों में ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिल सके। दिग्विजय सिंह जी ने क्योंकि यह बोला है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी के नाम से, दिग्विजय सिंह जी के नाम आने पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इनके पैर थर-थर कांपने लगे हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे। और ये दिग्विजय सिंह जी बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बीजेपी की अपेक्षा। गौरव जी, मिथुन जी ने बहुत कुछ कह दिया है भाजपा के लिए। जी देखिए, ये खुद से अपना सर ही फुटबॉल करने का काम कर रहे हैं। इरम जी आएंगे आपके पास। इरम जी, हम आपका उत्तर लेंगे। गौरव जी की बात आए। इरम जी आपके पास आएंगे, गौरव जी की बात आ जाए। जी, हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय बहुत लंबी लंबी बातें किए यहाँ पर। एक्चुअली जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और पास नहीं हो पाता ना, तो उसकी कोचिंग खोल लेता है। वही हाल नीतीश जी का है, वही हाल दिग्विजय जी का है, और वही हाल अरविंद केजरीवाल का है। नई नई तुष्टीकरण की दुकान खोले ये लोग। प्रदेश में उसका भारतीय राजनीति में अपनी संभावनाओं को भारतीय राजनीति में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और उत्तर प्रदेश को तोहमत दे रहे हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी चलता है। उत्तर प्रदेश में अपराधी अगर सर उठाता है तो वो थाने में तख्ती लगाकर पहुंचता भी है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में डाल दो। टेनी के लड़के के यहाँ बुलडोजर चला दिया क्या? मैं काम करना चाहता हूँ।
मैं काम करना चाहता हूं। तो ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है, उदाहरण। रही भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जहां तक बात है, उस पर तो ये प्रश्न उठाने का इनके ऊपर कोई नैतिक बल ही नहीं है। नैतिक आधार पर ये तो प्रश्न उठा ही नहीं सकते। गौरव जी, मिथुन जी सवाल उठा रहे हैं कि टिनी जी के यहाँ आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? ये बिल्कुल चलेगा। जिसके यहाँ जो अपराध में लिप्त रहेगा उसके ऊपर वीडियो आ गया है सर, 4 किसानों को कुचल के मार दिया उन्होंने। तमाम एग्जाम्पल थार चलाई है, थार बुलडोजर नहीं चलाया। तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। और रही बात इन लोगों के अपने, देखिए नीतीश जी अपने क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनका जनाधार लगातार नीचे चला जा रहा है और जनता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिनको जनता नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो अपनी संभावनाओं के लिए तमाम नेताओं के दर दर भटकने का काम कर रहा है, अपनी साख को बनाने का एक मिथ्या प्रयास कर रहा है। तो उसका तो जवाब चुनाव में फिर उनको मिल जाएगा। इसमें कोई आपने जवाब दे ही दिया त्रिपाठी जी, क्या हाल हुआ महाराष्ट्र में और क्या हाल हुआ पंजाब में। तो मुझे लगता है भारतीय जनता गौरव जी, पंजाब में तो आपका भी सुपड़ा साफ है, एक तरह से आपका भी सुपड़ा साफ हुआ। पंजाब में हम कभी नहीं थे, महाराष्ट्र में भी आप हारे। पंजाब में कभी हमारा संगठनात्मक ढांचा कभी उतना सक्रिय नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अब हम वहाँ पर संगठनात्मक दृष्टि से भी मजबूती से काम कर रहे हैं और पंजाब अब दिखेगा आपको। सहयोगी दल के माध्यम से मजबूत रहे हैं। सहयोगी दल आपका जेडीयू बिहार में भी था, शिवसेना भी था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सहयोगी दल को बराबर सम्मान देती है, इसीलिए 43 वाले को मुख्यमंत्री बनाई, जिसका जनाधार लगातार डिक्लाइन कर रहा था। जनता जिसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसको सम्मान देते हुए, लेकिन उसने जनता के खिलाफ चले गए, भोंकने का काम किया, सीट पे छुड़ा भोंकने का काम किया। लेकिन जनता उसका जवाब दे देगी चुनाव में, वो दिन दूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है। निश्चित रूप से आज विपक्ष में कोई भी एक सिंगल दल ऐसा नहीं है जो प्रतिपक्ष का नेता बनने का हक भी रखता हो। आज जनता ने इस हाशियत पर पहुंचा। चलिए ठीक है, 6 सीटें कम रह गई कांग्रेस की। चलिए गौरव जी, समय भी समाप्त हो रहा है। 6 सीटें कांग्रेस की कम रह गई, तो आप ये 48 से अगर 54 हो जाते तो नेता प्रतिपक्ष उनका भी बन जाता। इरम जी, बहुत कम समय है, हमारे तो के अग्निहोत्री जी और मुक्ता जी भी हैं, उनकी टिप्पणी भी लेना। बहुत कम समय है, आप अपनी बात क्या कहना चाहती रखिए बहुत कम समय में। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के नेताजी को एक सवाल का जवाब उनको दे दूं कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने जीते हुए विधायकों को बचाने की कोशिश करें। उनके अगर वो विधायक जिता भी लेते हैं तो वो अपने विधायक बचा नहीं पाते हैं। उनको मुंह मांगा दाम मिलता है। कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस बूढ़ी हो गई, मैं फिर से कह रही हूँ, कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, जर्जर हो गई है। कांग्रेस के विधायक को मुंह मांगा दाम दिया जाए, वो खरीदे जा सकते हैं। और जहां तक बात इन्होंने की कि हमारे विधायक जेल में है, तो आप ये बताइए, मंत्री मंत्री दोनों स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के और पंजाब के नहीं, आपने अभी अमानुल्लाह जी भी गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। अच्छा, आपने उनको भी गिरफ्तार किया था जी। आप पूरी जानकारी रखिए, मेरे मंत्री भी और आप अभी मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं, आप ही ने बता दिया। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं। इरम जी, समय कम है, संक्षेप में अपनी बात पूरी रखें। जब आरोप सिद्ध नहीं होता है तो सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है? सीबीआई की जांच आप करा रहे हैं। आपके पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री, आपके मुख्यमंत्री ने ही उनको अंदर भेजा है जेल में। चले उनका पर अग्निहोत्री जी, कुल मिला के 18 तारीख तक, हालांकि मुझे लगता है कि कल ही फाइनल हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा लगभग कि कौन बनेगा अध्यक्ष। जी अग्निहोत्री जी, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह का रास्ता साफ है, और इसलिए नहीं कि वो मध्य प्रदेश के हैं और मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर विकल्प मैं अशोक गहलोत की तुलना में दिग्विजय सिंह जी को मानता हूँ जी। उनका जो संपर्क है, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो रणनीति है स्थितियों परिस्थितियों को लेकर के, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ज़्यादा जान फूंकने का काम करेगी। बशर्ते जो आरोप लग रहे हैं कि ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी के इस जो परिवारवाद की जो बात की, उसके कारण परिवार से हट करके अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की जो क्षमताएं हैं, दिग्विजय सिंह की जो राजनीतिक सोच है और उनकी जो पकड़ है लोगों पर, मुझे लगता है वो बेहतर जान फूंक पाएंगे कांग्रेस में। मुक्ता जी, बहुत थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस, मिथुन जी भी सुन रहे हैं, कांग्रेस अपना नेता चुन रही है, लेकिन आप उस समय के बात देखें, आप बहुत
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब नियुक्ति होती थी यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में सीधे ऊपर दिल्ली से, उस समय जो संगठन हुआ करता था एनएसयूआई का पूरे प्रदेश में, यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में, वो जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद में चुने, एक लोकसभा चुना, फिर जिला चुना, फिर वो किया, तो क्या वो आपको उतनी मजबूती दिख रही है यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई में जो पहले दिखा करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कमलनाथ जी लगातार जो बैठकें कर रहे हैं, जो वो पूरे कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, वो जिलेवार नेताओं को नियुक्त कर रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं जवाबदारी, वो इसीलिए तो दे रहे हैं, वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है साल दर साल जो है, जो उसका जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता वो धीरे धीरे जिस तरह से बिखरते गए, उन्हीं को तो समेटने का वो काम कर रहे हैं। कमलनाथ जो बार बार जो मीटिंग्स करके वो कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं, ताकि जो अगला चुनाव है, जो 2024 में चुनाव है, उसके लिए तो वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लगातार मजबूत कर रहे हैं। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, मिथुन जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, एरिम जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका, मुक्ता जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बाद अशोक गहलोत ने भी ये साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे उनके इस ऐलान से पहले जिस तरह से चुनावी रण में दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ही शायद कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि अगर उनका थरूर से मुकाबला हुआ तो नहीं, ऐसा न हो कि मुकाबला हिंदी बनाम दक्षिण हो जाए। लेकिन गहलोत के चुनाव नहीं लड़ने के बाद कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने का दावा मजबूत नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि कांग्रेस का नया कप्तान कौन बनता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।